Good afternoon, everyone. I'm Dr. Karun Singla. I'm a urologist and enterologist practicing at Healing Hospital, Chandigarh. The last month, that is September, was the prostate health awareness month. So today's Facebook Live session that we have, we will talk about a little bit about the prostate symptoms, their management, why they happen, and what we can do to prevent those prostate issues. At the end of the session, we can take some questions also. So basically, what is benign prostatic hyperplasia or BPH? So BPH is the commonest problem of prostate that affects men. So prostate is a walnut-sized gland, which is part of the reproductive or the urinary system. So prostate is present just below the bladder. So जो urinary bladder होता है उसके just outlet पे prostate एक gland होता है. So prostate gland जिसको हिंदी में गदूद भी कहते हैं, उसका function reproductive system के लिए है. Prostatic secretions form part of the semen. So generally अगर हम anatomy देखें तो ब्लैडर के आउटलेट पे प्रोस्टेट और प्रोस्टेट के थ्रू जो यूरिथ्रा जो कि पेशाब की नली है वो पास करती है. तो जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बड़ा होता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है. सो प्रोस्टेट जो ये यूरिथ्रा पेशाब की नली है उसको दबा देता है, जिसकी वजह से पेशाब की दिक्कतें आ सकती हैं. सो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या बीपीएच ये प्रोस्टेट की नॉन मैलिग्नेंट मतलब कि नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट को कहते हैं. ये जनरली 40 ईयर्स से ज़्यादा की एज में मैन में देखा जाता है. 60 ईयर्स की एज में 60 साल की उम्र के बाद लगभग 50% ऑफ सभी मैन को प्रोस्टेट सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं और 70 साल की उम्र के बाद लगभग 80% लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती क्यों है? बेसिकली जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो मेल एंड फीमेल हार्मोन है उनका लेवल चेंज होता रहता है. जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहता है और ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है उसका लेवल कम होता रहता है. तो इस रेशो में चेंज आने की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ने लग जाता है. प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से बीपीएच से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो पेशाब पास करने में दिक्कत, यानी कि वीक यूरिन स्ट्रीम, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाना, पेशाब बार बार आना, रात में पेशाब करने के लिए बार बार उठना पड़ना, या फिर यूरिन पास करने के बाद पेशाब करने के बाद कुछ बूंद पेशाब का टपकना, अर्ज टू यूरिनेट कि पेशाब की हाजत एक ही दम हो जाती है, रोकना मुश्किल हो जाना, या फिर लीकेज ऑफ यूरिन, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. ये सभी सिम्टम्स प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से हो सकते हैं. प्रोस्टेट सिम्टम्स एक बार शुरू हो जाएं तो उसके बाद ये एडवाइजेबल है कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लें. देखें, सभी लोग जिनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है सभी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सभी को सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं होती. इनफैक्ट 80% लोगों को जो सिम्टम्स हैं वो हम दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं और ओनली 20% पीपल दे एक्चुअली नीड सर्जरी व्हेन देयर इज एन इंडिकेशन. सो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिनमें से मोस्ट सीरियस इज एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि पेशाब बिल्कुल रुक जाना, पेशाब बिल्कुल ही नहीं हो पाना. इसमें पेशाब आ रहा था और एकदम पेशाब आना बंद हो गया और उसके साथ में पेशाब का प्रेशर पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन पेशाब निकल नहीं पा रहा. सो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन है. जनरली कुछ चीज़ें हैं जो ये प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, जैसे कि खांसी जुकाम की दवाइयाँ, अल्कोहल इंटेक, और सर्दियों के मौसम में ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है. इसके अलावा पेशाब में रुकावट की वजह से बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो सकती हैं, ब्लैडर के अंदर स्टोन बन सकते हैं, किडनी और ब्लैडर को डैमेज हो सकता है, किडनी फंक्शन खराब हो सकता है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी पेशाब में खून आ सकता है, या फिर यूरिन इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब की लीकेज हो सकती है. हाउ इज बीपीएच डायग्नोस्ड? सो हम बीपीएच का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? सो इसमें सबसे जो सिंपल चीज़ है
वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब फिंगर से हम प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करते हैं। इससे प्रोस्टेट साइज का अंदाज़ा हो जाता है और इससे प्रोस्टेट कैंसर और नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट के अंदर हम डिफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन ब्लड टेस्ट जिसको हम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, वो किया जा सकता है, जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर और नॉन कैंसरस ग्रोथ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड या रेक्टल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर PSA बड़ा हो या फिर कोई प्रोस्टेट कैंसर का शक हो तो प्रोस्टेट बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ एडिशनल टेस्ट अगर कोई और इशू हो साथ में, तो जैसे कि CT स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। यूरिन एनालिसिस पे हम कोई प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वो देख सकते हैं, और एक यूरिन फ्लो टेस्ट करके देख सकते हैं कि पेशाब को कितनी रुकावट है, पेशाब की धार कैसी है, और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि दवाइयों से कितना असर आ रहा है, क्या पेशाब की धार इम्प्रूव हो रही है या पेशाब की धार इम्प्रूव नहीं हो रही दवाइयों से। जहाँ तक प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट का सवाल है, तो जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दवाइयों से ही ट्रीट किए जा सकते हैं, जिनमें से कॉमनेस्ट मेडिसिन इज अल्फा ब्लॉकर्स। सो अल्फा ब्लॉकर जो मेडिसिन का ग्रुप है, इनका बेसिक काम है कि प्रोस्टेट और ब्लैडर आउटलेट पे जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करना। उनके रिलैक्स होने से जो पेशाब का नली है वो खुल जाता है, और पेशाब का जो फ्लो है, जो स्ट्रीम है, धार बेटर आती है। सो जो अल्फा ब्लॉकर, जो कॉमनेस्ट दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें टैमसुलोसिन, सिनोडोसिन, एल्फ्यूजोसिन आती हैं, इनसे प्रोस्टेट के रुकावट में फ़र्क पड़ता है और पेशाब की धार बेटर होती है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी ऑफ दवाइयाँ हैं 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। इनका बेसिक काम है कि शरीर के अंदर प्रोस्टेट के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करना, ताकि जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्रोस्टेट की ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ कम हो सके, प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई कम हो सके और वो प्रोस्टेट श्रिंक हो जाए। ज़्यादातर केसेस में अगर प्रोस्टेट का साइज ज़्यादा बड़ा है तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें कि अल्फा ब्लॉकर और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दोनों को इकट्ठे यूज़ किया जाता है। जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट के साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो, उन केसेस के अंदर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर जैसे कि सिल्डेनाफिल या टाडेलाफिल भी काफ़ी इफेक्टिव है प्रोस्टेट एज वेल एज सेक्सुअल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए। सर्जरी की इंडिकेशन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अंदर तब है जब मेडिसिन इफेक्टिव नहीं रहे, यानी कि मेडिसिन लेने के बावजूद सिम्टम्स में फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रॉब्लम बार बार होते जा रही है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर बार बार पेशाब में खून आ रहा है, या फिर पेशाब बिल्कुल ही रुक गया है, पेशाब का नली लगाना पड़ रहा है, तो उन केसेस में सर्जरी मेडिसिन से बेटर है। तो सर्जरी में बेसिकली जो प्रोस्टेट टिश्यू है, जो गदूद है, हम उसको रिमूव कर देते हैं ताकि जो पेशाब का रास्ता है वो खुल जाए और पेशाब की धार इम्प्रूव हो जाए। सर्जरी के लिए कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ओपन टेक्निक, एंडोस्कोपिक सर्जरी, लेज़र सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। आज की डे एंड एज में जनरली ओपन सर्जरी बहुत कम यूज़ होती है। ज़्यादातर सर्जरी जो है वो पेशाब के रास्ते से दूरबीन से लेज़र की मदद से हो जाती है, जिसमें बॉडी पे कोई कट नहीं लगता है, कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं, और सर्जरी से अगले दिन ही पेशेंट चल फिर सकते हैं, घर जा सकते हैं वापस। हम कुछ प्रोस्टेट प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट सिम्टम्स ना हो या फिर कंट्रोल हो सके बिना दवाइयों के। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। सो डाइट में ज़रूरी है कि हम दिन में 4 से 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ करें। इनमें फाइबर होता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि प्रोस्टेट के लिए हेल्पफुल है। छने हुए आटे की बजाय छानस वाला आटा यूज़ करें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके लिए रेड मीट्स जैसे कि मटन अवॉइड करें। वाइट मीट्स जैसे कि चिकन, फिश बेटर है। एग्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। हेल्दी फैट्स का यूज़ करें, हेल्दी ऑयल्स यूज़ करें जैसे कि ऑलिव ऑयल। नट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और सैचुरेटेड फैट्स का यूज़ कम से कम करें।
शुगर का इंटेक कम से कम रखें, सॉल्ट कम से कम लें, और एक बार में जो आप खाना ले रहे हैं वो एक बार में बहुत ज़्यादा सर्विंग साइज ना लें, छोटी छोटी सर्विंग बार बार रिपीटेड मील्स ले लें। एक्सरसाइज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोस्टेट सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। इसमें लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, थोड़ा सा जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, ये सभी कुछ आता है। एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक आप एक्सरसाइज करें, और एक हफ्ते में 150 मिनट्स इन अ वीक, जो कि ऑन एन एवरेज 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टेट सिम्टम्स। एरोबिक एक्सरसाइज जिनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, जैसे कि अगेन योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, वॉकिंग, ये सारे प्रेफरेबल हैं एज कम्पेयर टू एनारोबिक एक्सरसाइजेज जैसे कि जिमिंग या तेज दौड़ना या तेज साइकिलिंग। उनसे एरोबिक एक्सरसाइजेज प्रेफरेबल है। जो एक्सरसाइज है ये प्रोस्टेट के साथ साथ सेक्सुअल फंक्शन और प्रोस्टेट की इन्फेक्शन के लिए भी हेल्पफुल है। मैनेज फ्लूइड इनटेक, एक ही दम ढेर सारा पानी ना पिए, पानी का इनटेक एडिक्वेट रखें, लेकिन एक बार में बहुत सारी वॉल्यूम लेने के बजाय बार बार थोड़े थोड़े वॉल्यूम पे आधे आधे घंटे पे आधा आधा ग्लास करके लें, बजाय एक ही बारी में 2-3 ग्लास इकट्ठे पीने के। टी, कॉफ़ी और अदर कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इनटेक कम से कम रखें, स्पाइसी फूड्स कम लें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल जितना कम से कम हो सकता है अवॉइड करें। और कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कि इमरजेंसी साइंस है, जिसके अंदर आपको तुरंत से हॉस्पिटल या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको यूरिन पास ही नहीं हो पा रहा है, या फिर यूरिन पास करने के साथ पेन हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है या पस आ रही है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ गई है, और या फिर अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है, तो इन कंडीशंस के अंदर आपको अपने डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द संपर्क करें। सो सितंबर वॉज प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस मंथ। सो जैसे हम कहते हैं कि बात चलेगी तो ही बात बनेगी, कॉन्वर्सेशन कैन सेव लाइफ। सो let us start a conversation about men's health. So let us try and prevent prostate and prostate related issues and treat them at the earliest. Thank you. So we can take any questions that might be there. Okay, so एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम प्रोस्टेट का साइज कम कर सकते हैं? कैन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बी रिड्यूस्ड? सो जैसे मैंने बताया, एक क्लास ऑफ ड्रग है जिनको हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं। इनका पर्पस है बॉडी के अंदर और प्रोस्टेट के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करना, जिससे कि प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई और प्रोस्टेट का साइज दोनों कम हो जाते हैं, और जो प्रोस्टेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिन में ब्लड आना और यूरिन रुक जाना, ये सारा कुछ के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के अंदर डाइट के रोल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज वेल एज ओवरऑल health is concerned. So for prostate problems, the diet that we recommend is a low fat diet with less of refined flour. So it is better that we use whole grain flour. Avoid overeating. एक बार में बहुत सारा खाना खाने की बजाय small frequent meals are preferable. Limit the intake of sugars and salt. So these are the basic dietary changes that you can do which can help you improve your prostate health. So next question, जो कि again बहुत commonly asked question है कि क्या BPH और prostate cancer सेम है?
या ये डिफरेंट है। सो BPH एंड प्रोस्टेट कैंसर टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर BPH है तो वो कल को फ्यूचर में प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रोस्टेट कैंसर जनरली एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम है। सो BPH और प्रोस्टेट कैंसर एक ही पेशेंट में साथ साथ भी हो सकते हैं, और बट ऐसा नहीं है कि BPH फ्यूचर में जाके प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोस्टेट कैंसर एक अलग डेवलपमेंट है, वो अलग से हो सकता है, बट BPH अलग अलग से चलता है। सो ज़्यादातर लोगों को BPH होता है, प्रोस्टेट कैंसर उनमें से बहुत कम लोगों को होता है, और बहुत ही सिंपल टेस्ट से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और PSA की मदद से हम प्रोस्टेट कैंसर और BPH के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। So the next question is about information about prostate surgery. So prostate surgery that we do nowadays is endoscopic surgery. In this, we insert endoscope or a telescope into the urethra. Urethra is the urine pipe, urine passage. So we put in a tube through the urethra, and with the help of a laser or a cautery, which can be bipolar or monopolar, we remove the prostate tissue which is causing obstruction and open up the passage. So generally it is a one-day hospital stay. The patient can be back home the very next day. Patient can move around, and generally the chances of complications are minimal with endoscopic surgery. What are the problems associated with prostate? So prostate के साथ जो symptoms हैं, एक तो prostate से डायरेक्टली लिंक्ड यूरिनरी सिम्टम्स है, जैसे कि यूरिन के फ्लो में दिक्कत, या यूरिन बार बार आना, या यूरिन रात में बार बार उठने की ज़रूरत पड़ना, यूरिन में जलन होना, या यूरिन के अंदर ब्लड आना। ये सारे प्रोस्टेट की वजह से जो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं वो हैं। इनके अलावा प्रोस्टेट के साथ एसोसिएटेड सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, जैसे कि इरेक्शन में दिक्कत होना, या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होना, इजैकुलेशन में ब्लड आना। ये सभी चीज़ें प्रोस्टेट के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। And constipation is one more symptom which is associated with prostate issues, and constipation की वजह से जो prostate related urinary symptoms हैं वो भी वर्सन हो जाते हैं, और सो prostate की ट्रीटमेंट के साथ साथ constipation का ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है। How can we differentiate hernia and prostate? So hernia is basically a separate disease, although prostate की वजह से, यूरिनरी सिम्टम्स की वजह से, यूरिन पे जोर लगाने की वजह से हर्निया बन सकता है और हर्निया बढ़ भी सकता है। सो हर्निया और प्रोस्टेट सेम पेशेंट्स के अंदर को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव अ पेशेंट विथ प्रोस्टेट इश्यूज एंड concomitant hernia. सो हर्निया का पेन जनरली जिस साइड हर्निया है उस साइड पे होता है। हर्निया के पेन जैसे जैसे दिन निकलता रहता है वैसे वैसे बढ़ता रहता है। हर्निया का साइज भी सुबह से शाम में बढ़ता रहता है। सो प्रोस्टेट का जो सिम्टम्स है वो जनरली यूरिन पास करने के टाइम पे पेन होता है, या यूरिन पास करने के बाद पेन होता है। सो वो प्रोस्टेट के सिम्टम। Is it cured medically or surgically? So the prostate, most of the patients with prostate problems can be cured medically. Almost there are only about 20% patients who ultimately need surgery for refractory symptoms, that is, who do not respond to medications or who develop some complications because of prostate. On the other hand, hernia is a surgical problem. There is no medicine available for the treatment of hernia. Even for hernia, we can nowadays we do a laparoscopic surgery in which again there is no big cut, only small cut to put in telescopes, and even hernia can be treated laparoscopically now. So I think these are the questions that we have had today.
If there is any more questions, any more doubts regarding prostate issues, prostate problems, or any other urinary issues, I am available for consultation at Healing Hospital every day. So you can book an appointment and you can visit, or you can send in your queries through our Facebook page. We'll be happy to help you in whatever way we can. Thank you.